ओके, देखो अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ अमेंड करना है। अभी अमेंड का मतलब क्या होता है उसको भी समझेंगे। पहले इतना समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब भारतीय संविधान में, देखो भारतीय संविधान अलग होता है और एक्ट जो कानून बनाए जाते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में अगर कुछ अमेंड करना है, कुछ बदलाव करना है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 368 के भीतर लिखा हुआ है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। ठीक है, तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 आता है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का जो फीचर है ना, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बन रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बन रहा था, जिसको हिंदी में संविधान सभा कहते हैं, जिसमें बी आर अम्बेडकर, बी एन राव जैसे बड़े बड़े लॉयर्स दिग्गज बैठे हुए थे। तो उनको पता था कि बदलते समय के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। भाई अब कोई एक कानून आज चल रहा है, लेकिन वही कानून अब 60 साल के बाद वही कानून चलेगा, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो बदलते समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती है, बदलते समय के साथ साथ नए नए तरीके के क्राइम्स आते हैं, बदलते समय के साथ साथ संविधान को भी बदलने की ज़रूरत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर डाला आर्टिकल 368 में। ठीक है, अब आर्टिकल 360, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे? लोकसभा में करेंगे कि राज्यसभा में करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। किसी भी हाउस में का मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, विच मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास शक्ति नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने की। मतलब स्टेट में, स्टेट के पास जो विधानसभा होता है वहाँ उसके पास, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों हाउस से पास होना चाहिए, इट मस्ट बी पास बाय बोथ दी हाउसेस। ये तो कॉमन बात है भाई, ऑर्डिनरी बिल को भी दोनों हाउस से पास होना होता है। हाँ, मनी बिल की बात अलग है, मनी बिल में राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझो मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होता। समझो जॉइंट सिटिंग हमने पढ़ा था, जॉइंट सिटिंग की आवश्यकता कब होती है? जब दोनों हाउस में से कोई एक हाउस या तो रिजेक्ट कर देता है या तो फिर 6 महीनों के लिए पेंडिंग छोड़ देता है, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है। मनी बिल में चूंकि राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है भी नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों हाउसेस का पूरा पूरा कंट्रोल है और जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता, याद रखना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता तो लोकसभा, हमें पता है कि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा को एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि लोकसभा का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो कोई भी पार्टी आसानी से, जिसके पास मेजॉरिटी होती लोकसभा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके सहमति में होते, तो कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसको आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिजिड होती है, उसको आसानी से नहीं बदला जाता। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है वो हमने यूके से लिया है। हमें पता है कि यूके के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन जो रिजिड वाला पार्ट है वो हमने यूएसए से लिया है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। यही बात है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का, मतलब दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का था तो वो अमेरिका का है। लेकिन याद रखना कि इसके बावजूद भी, चूँकि बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अब तक मात्र 27 बार ही अमेंड हुआ है। लेकिन वहाँ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देखो, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 104-5 बार अमेंड हो चुका है। ठीक है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके और यूएसए का फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है। इसीलिए केसीवीयर ने कहा था कि अच्छा, केसीवीयर के स्टेटमेंट को बाद में कंसीडर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई टेक्स्ट, नया टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, नया टेक्स्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर मैं इज़, आर, दे, कुछ भी,
मतलब एक छोटा टेक्स्ट भी अगर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने को तो पूरा आर्टिकल ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट रिमूव कर रहे हैं या तो किसी टेक्स्ट को बदल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल को मैं लिखना चाह रहा हूँ या मैं को शेल लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिर रिपील कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट की बात हो रही है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब बात है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है? बिल्कुल, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब वो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फिलॉसफी ना बदल जाए, पूरा चेंज ही ना हो जाए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि कोई आदमी फ़ोटो एडिट कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इतना इजाज़त देता है कि वो आदमी इतना ही एडिट करे कि वो पहचान में आए, इतना ना एडिट कर दे कि वो बेटा पहचान में ही ना आए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। अब ये बात कहाँ लिखी गई है? ये कहीं लिखा नहीं गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे है। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस समझ लो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति को एक तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है, कैसे कंट्रोल किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ भी अमेंड कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाइज जो है टाइम टू टाइम बताते रहती है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ जज, 13 जज बैठ करके इस फैसले को कर रहे थे, और ये फैसला आया था 7:6 मेजॉरिटी पे। मतलब कि 7 लोग बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में थे और 6 लोग बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ में थे। ठीक है, इसके जो चीफ जस्टिस थे वो भी चूँकि वो 13th चीफ जस्टिस थे। अब इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई केशवानंद भारती केस में जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सिकड़ी। ठीक है, सर्वमित्रा सिकड़ी। ठीक है, अब सर्वमित्रा सिकड़ी वो 13th चीफ जस्टिस थे। 13th याद रखना बड़ा आसान है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वो भी 13 थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का देखो, नॉर्मल सिविल क्रिमिनल केस 1 या 2 जज सुनते हैं, लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की आती है, उसमें मिनिमम 5 जज बैठना है, मिनिमम 5, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो इसमें 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में? फॉर एग्जांपल मनी बिल के केस में होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में हमें प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इस बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मतलब मिनिस्टर कर सकता है कि नॉन मिनिस्टर कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, नॉन मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बिल्स, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो अमेंडमेंट का मोड क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो है फॉर्मल तरीका, जो कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना। आर्टिकल 368 में किस तरीके की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, या तो टोटल का 2/3 या तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, दोनों में से जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा है उसको माना जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का एक तो फॉर्मल तरीका हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट करती है, लेकिन एक इनफॉर्मल तरीका भी होता है जिसमें बिना कॉन्स्टिट्यूशन को छुए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेक्स्ट ऐड किए, रिमूव किए और कुछ रिपील चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। उसको हम इनफॉर्मल अमेंडमेंट कहते हैं, और ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। ये काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अमेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की शक्ति है, हाई कोर्ट को भी इंटरप्रेट करने की शक्ति है, याद रखना। तो ये काम जुडिशरी करती है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी जो है वो भी अमेंड, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। ये बात कहाँ लिखा गया है? ये कहीं लिखा नहीं गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ठीक है, तो वो बात पत्थर की लकीर हो गया, समझ में आ रहा है? तो उसको इनफॉर्मल अमेंडमेंट कहते हैं, जहाँ पे बिना किसी टेक्स्ट से छेड़खानी किए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए टेक्स्ट को छेड़खानी किए जो है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर देती है। और एक एग्जांपल ले लो, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में एक शब्द है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तौर पे देखा। तो लिखा तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोला, तो वो माना जाता है।
मतलब कि बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से छेड़खानी किए उसको ड्यू प्रोसेस लॉ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल मोड ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखो, अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या शक्ति रहती है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास कोई शक्ति नहीं होता। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कोई शक्ति नहीं होता, वो कोई भी किसी भी तरीके का वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट साहब जो है बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर पॉकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उस पर कोई ना उसको पॉकेट करना कहना होता है। और मनी बिल में हमने देखा था कि मनी बिल को प्रेसिडेंट साहब एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, मतलब सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की आती है तो प्रेसिडेंट साहब के पास कोई वीटो पावर नहीं रहता है। और ये बातें आई थी 24th अमेंडमेंट 1971 से। 24th अमेंडमेंट 1971 ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के पास कोई शक्ति नहीं है सिवाय उस बिल को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971। ओके, आप समझते हैं फेडरल प्रोविज़न क्या होता है? देखो, फेडरल प्रोविज़न क्या होता है, हमने एक मेजॉरिटी पढ़ा था आर्टिकल 368 और फिर उसी का हमने पढ़ा था आर्टिकल 368 प्लस 50% रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अब समझो, जब कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर को अफेक्ट करता हो। फेडरल फीचर का मतलब, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब कि एक ऐसी राज्य व्यवस्था, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पे पावर सेंट्रलाइज नहीं रहता किसी एक के हाथ में, वहाँ पे पावर जो है राज्यों के पास भी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेडरल कंट्री। जैसे अमेरिका प्योर फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतना ही पावर राज्यों के पास भी है। लेकिन यूके ये प्योर यूनिटरी कंट्री है, मतलब यहाँ पे पावर बहुत सेंट्रलाइज है, किसी एक के हाथ में है यूके में। तो भारत में सेंटर के पास कुछ पावर है और तुम्हारे जाकर के स्टेट के पास भी कुछ पावर है, इसलिए फेडरल है। लेकिन प्योर फेडरल नहीं है, क्यों? क्योंकि सेंटर के पास कुछ अधिक पावर है, सेंटर के पास कुछ अधिक पावर है। ठीक है, तो प्योर फेडरल नहीं है। इसीलिए कैसीवियर ने कहा कि भारतीय संविधान जो है, भारत जो है वो क्वासी फेडरल कंट्री है, मतलब आधा अधूरा फेडरल है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंड करना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर को, मतलब कोई ऐसा चीज़ को इम्पैक्ट करे जो राज्य जिससे प्रभावित हो, उसको हम फेडरल फीचर्स कहते हैं। तो जब फेडरल प्रोविजंस इम्पैक्ट होते हैं तो हमें आर्टिकल 368 से तो अमेंड करना ही होता है, मतलब 2/3 प्रेजेंट वोटिंग और टोटल 2/3। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें 50% राज्यों का भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो मान लो अभी 28 राज्य हैं, तो हमें कम से कम 15 राज्यों का अप्रूवल चाहिए होगा, मतलब 15 राज्य उसे रेटिफाई करेंगे। रेटिफाई कैसे करेंगे, मतलब कैसे अप्रूव करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि राज्यों का चीफ मिनिस्टर हाँ बोल देगा, नहीं, उस राज्य के विधानसभा में जाके सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास होना होगा, उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो 15 राज्यों का समर्थन चाहिए। अब सोचो कि भाई 28 राज्य में 15 राज्यों का समर्थन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये बहुत रिजिड पार्ट माना जाता है तुम्हारे जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। ठीक है, अब कहाँ पे ये चीज़ें आती है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस करना है तो ये वाला प्रोविज़न लगाना पड़ेगा। सिर्फ आर्टिकल 368 से भी काम नहीं चलेगा, हमें 50% रेटिफिकेशन चाहिए राज्यों से। अगर मान लो कुछ अब तुम ये वाला थोड़ा पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जहाँ पर बात होती है, ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ठीक है, या 7th शेड्यूल में किसी चीज़ को बदलना है, 7th शेड्यूल में अगर मान लो कि किसी चीज़ को इधर से उधर करना है, मतलब कि लेट्स से कि स्टेट से कॉन्करेंट में करना है या यूनियन से स्टेट में करना है, स्टेट से यूनियन में करना है, तो 7th शेड्यूल में कोई छेड़खानी करना है तो भी ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेट पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब राज्यसभा, अब पार्लियामेंट में स्टेट कैसे रिप्रेजेंट होती है? राज्यसभा से होती है ना। राज्यसभा में लोग कैसे जाते हैं भाई? हम MLAs चुनते हैं। MLAs मतलब हर स्टेट में लोग अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं एक तरीके से, है ना, उसको हम MLAs कहते हैं। फिर वो MLAs फर्दर आपस में इलेक्शन करके कुछ लोगों को राज्यसभा में बिठाती है। जैसे कि हम मान लो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा, हमने वेस्ट बंगाल के MLAs को चुन लिया, ठीक है, अब वो MLAs फर्दर 16 लोगों को चुन करके, चूँकि राज्यसभा में वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं, तो 16 लोगों को चुन करके राज्यसभा में भेजेंगे। अब वो जो राज्यसभा में MLAs जाएंगे, वो MLA नहीं रहे, अब वो MP हो गए। उनका ड्यूरेशन होता है 6 सालों का, अब वो 6 साल तक MP रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है।
ठीक है। अगर हमें आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को चेंज करना है, मतलब आर्टिकल 368 में ही कुछ अमेंडमेंट करना है, तो भी हमें ये वाला चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। इधर समझ में आ रहा है? ओके, चलो।